अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ब्रेकिंग बैड सीजन 5 की शुरुआत होती है वॉल्टर वाइट के एक फ्लैश फॉरवर्ड सीन से, जहां वो अपने 52nd बर्थडे पर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। उसके सर के बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई है। उसके पास एक नकली आइडेंटिटी है और वो एक वेट्रेस से बात कर रहा है। वॉल्टर साथ ही अपनी प्लेट में रखे बेकन को 52 लिखकर सजा रहा है। उसे याद आता है कि कैसे उसके 50वें बर्थडे पर वो अपनी फैमिली के साथ था। ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद वो वॉशरूम जाता है, जहां लॉसन उसे कार की चाबी देता है, जिसमें एक मशीन गन और बॉम्ब रखा हुआ है। अब हम आते हैं उस सीन पर जहां सीजन 4 खत्म हुआ था। वॉल्टर गस की मौत और लिली ऑफ द वैली प्लांट से जुड़े सभी सबूतों को मिटा देता है। स्काइलर अपने बच्चों के साथ घर वापस आ गई है। वहीं वॉल्ट जूनियर अपने पिता को कहता है कि गस के गैर कानूनी काम से मीडिया में तहलका मच गया है और पुलिस को यकीन है कि हैंक और मरी को अब कोई खतरा नहीं है। तभी अचानक वॉल्ट को याद आता है कि गस के लैब की फुटेज पुलिस के हाथ लग सकती है। आपको याद होगा कि जिस लैब में वॉल्ट और जेसी गस के लिए काम करते थे, उसमें कैमरास लगे हुए थे। फिर हमें माइक को दिखाया जाता है, जो मेक्सिको में है। वो गस के क्लिनिक में रिकवर कर रहा है। सीजन 4 में माइक और गस को गोली लगी थी। गस तो ठीक हो गया था, पर माइक को कुछ दिन वहां रहना पड़ा था। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि गस को मार दिया गया है। माइक गुस्से में ड्राइव करते हुए बॉर्डर पर पहुंचता है, जहां उसे वॉल्टर और जेसी मिलते हैं। वॉल्टर माइक को कहता है कि जो कैमरास लैब में लगे हुए थे, उसकी फुटेज अगर पुलिस के हाथ लग गई तो वो तीनों पकड़े जा सकते हैं। तब माइक बताता है कि वो फुटेज गस के लैपटॉप में मिलेगी, जो उसके ऑफिस में रखा हुआ है। इस दौरान हैंक को जले हुए लैब में कुछ कैमरास मिलते हैं। पिछले सीजन में हमें दिखाया गया था कि जेसी और वॉल्टर ने मिलकर लैब में आग लगा दी थी, मगर एक कैमरा पूरी तरह से नहीं जल पाता और उस पर हैंक की नजर पड़ जाती है। सो वो गस का लैपटॉप सीज कर लेता है। इसके बाद वॉल्टर, जेसी और माइक पता लगाते हैं कि लैपटॉप अल्बकर्की पुलिस के ऑफिस में रखा हुआ है। माइक सलाह देता है कि उन सभी को शहर छोड़ देना चाहिए, मगर वॉल्टर तो वॉल्टर है। वो जेसी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वॉल्टर उस हाईली सिक्योर्ड एविडेंस रूम को बिना तोड़े उस लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को एक पावरफुल मैग्नेट से डिस्ट्रॉय करेगा। ये तीनों एक ट्रक का इंतजाम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया गया है। फिर ये उस जगह पर जाते हैं जहां लैपटॉप रखा हुआ है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करते हैं और एविडेंस रूम में मौजूद गस के लैपटॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बाद में माइक वॉल्टर से पूछता है कि क्या सब ठीक रहा। इस पर वॉल्टर कहता है, हाँ, सब कुछ बिल्कुल सही रहा, क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ। वॉल्टर यहाँ भी इसकी ईगो। इसके बाद हमें एविडेंस रूम दिखाया जाता है, जहां पुलिस को गस के सामान में एक बैंक अकाउंट नंबर मिलता है, जो केमन आइलैंड्स का है। ये माइक का बैंक अकाउंट है। वॉल्टर की वजह से ही हैंक को एक बार फिर नई लीड मिल गई है। बेचारा वॉल्टर, अपने ओवर कॉन्फिडेंस का मारा। इसके बाद हम सॉल गुडमन को देखते हैं, जो कार वॉश पहुंचा हुआ है और स्काइलर को बता रहा है कि टेड को होश आ गया है। पिछले सीजन में हमने देखा था कि सॉल ने टेड को धमकाने के लिए कुछ लोगों को उसके घर भेजा था। स्काइलर ने टेड को कुछ पैसे दिए थे ताकि वो अपना इनकम टैक्स जमा कर सके, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन पैसों से अपने लिए एक गाड़ी खरीद ली। खैर, धमकी के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें टेड को चोट लग गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब स्काइलर उससे मिलने हॉस्पिटल आई है, जहां टेड उसे कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। वहीं वॉल्टर सॉल से मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि ह्यूल के कहने पर ही जेसी को यकीन हुआ था कि राइसन वाली सिगरेट गुम हो गई है। सॉल वॉल्टर को वही सिगरेट दिखाता है और बोलता है उसे नहीं पता था कि गस को मारने के चक्कर में वो एक बच्चे को जहर देने वाला है। सॉल अब वॉल्टर के लिए काम नहीं करना चाहता, पर वॉल्टर उसे धमकाता है। कहता है वो तब तक पीछे नहीं हट सकता जब तक वॉल्ट नहीं कहता। इतना कहकर वो घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो स्काइलर से कहता है कि उसे पता है टेड के साथ क्या हुआ था। वो कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, और उसे गले लगा लेता है, पर स्काइलर बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। इसके बाद हमें लॉस पोलो हर्मानोस की जर्मनी में मौजूद एक ब्रांच दिखाई जाती है। पुलिस गस के पुराने साथी से पूछताछ करने पहुंची है,
पर वो सुसाइड कर लेता है। अब हम जेसी के पास चलते हैं, जो बहुत ही परेशान है। उसे राइसिन वाली सिगरेट नहीं मिल रही। वो वॉल्टर को फोन करके उसे घर बुलाता है, पर उससे पहले हमें वॉल्ट को दिखाया जाता है जो सिगरेट को अपने रूम के स्विच बोर्ड में छुपा देता है और एक नकली सिगरेट लेकर जेसी के घर पहुंचता है। वो मौका देखकर उसे जेसी के रूम्बा यानी वैक्यूम क्लीनर में रख देता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो सिगरेट ढूंढने में उसकी मदद कर रहा है। जेसी को सिगरेट मिल जाती है। अब जेसी वॉल्टर से अपनी बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगता है। जेसी को लग रहा है कि उसने बिना मतलब वॉल्टर को गलत समझा और उस पर ब्रॉक को जहर देने का इल्जाम लगाया। फिर वॉल्टर और जेसी माइक से मिलने पहुंचते हैं। वो उसे मेथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। माइक कहता है कि वॉल्टर बहुत खतरनाक है और वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता। जब वॉल्टर सॉल से मिलता है, सॉल उसे सलाह देता है। कहता है, गस के मरने के बाद तुम ड्रग्स का काम बिना किसी परेशानी के छोड़ सकते हो। जबकि वॉल्टर का कहना है, हमारे लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अब वो पीछे नहीं हट सकता। और वैसे भी अब उसके पास सिर्फ $40,000 ही बचे हैं। उसे और पैसे चाहिए। वहीं हैंक डीईए और मैड्रिगल के सीईओ के बीच होने वाली मीटिंग में पहुंचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मैड्रिगल वही कंपनी है जिसके फूड डिपार्टमेंट के हेड ने सुसाइड किया था। उसका नाम पीटर था। मैड्रिगल के सीईओ का दावा है कि उस कंपनी में पीटर ही अकेला था जो ड्रग्स का कारोबार संभालता था। हमें मैड्रिगल की एक एग्जीक्यूटिव से मिलवाया जाता है जिसका नाम है लिडिया। वो माइक से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंची हुई है। वो उसे गस के ऑपरेशन से जुड़े 11 लोगों को मारने को कहती है और साथ ही ये भी कहती है कि ये कभी भी डीईए के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकते। मगर माइक उन्हें मारने से इनकार कर देता है। वो बताता है कि गस ने उन्हें मुंह बंद रखने के लिए पहले ही बहुत पैसे दिए हुए हैं। हालांकि जब उसे हैंक और गोमेज से मिलने के लिए बुलाया जाता है तब उसे पता चलता है कि डीए ने उसके बैंक अकाउंट को सीज कर लिया है। माइक की परेशानी अब बढ़ गई है क्योंकि वो अकाउंट उसकी पोती के नाम पर है जिसमें उसने $2 मिलियन रखे हुए हैं। इसके बाद शॉ, जो गस के लिए काम करता था, माइक को पुलिस के बारे में बात करने के लिए अपने घर बुलाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है उसे पता चल जाता है कि ये क्रिस की चाल थी क्योंकि वो पहले ही शॉ को मार चुका था। क्रिस गस के लिए काम करता था। वो माइक को बताता है कि उसके मना करने के बाद लिडिया ने कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दिया। माइक उसे मार देता है और फिर लिडिया के घर पहुंचता है। वो जैसे ही उसे खत्म करने वाला होता है वो घबरा जाती है और अपनी बेटी का वास्ता देती है। माइक उसे बख्श तो देता है मगर बदले में उसे वॉल्टर के मेथ की नई सप्लायर बनने को कहता है। फिर माइक वॉल्टर को फोन करता है और उसकी पार्टनरशिप कबूल कर लेता है। अब हम स्काइलर के पास चलते हैं जो इस बात से बहुत ही डरी हुई है कि वॉल्टर कैसा इंसान बन गया है और वो बिल्कुल बेबस महसूस कर रही है। वक्त गुजर रहा है। माइक जेल में अपने साथियों से मिलने जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि वो डीए के सामने अपना मुंह ना खोलें। अब हम वॉल्टर को देखते हैं जो अपना पूरा सामान लेकर घर वापस आ गया है। हमें दिखाया गया था कि पहले वो अलग रह रहा था। अब हमें फिर से माइक के पास लेकर जाया जाता है जो वॉल्टर, जेसी और सॉल से मिलने पहुंचा हुआ है, जहां इस बात का फैसला हो रहा है कि माइक पहले की ही तरह बाहर का काम संभालेगा और वॉल्टर और जेसी मेथ बनाएंगे। वॉल्टर इस बात के लिए अग्री हो जाता है पर वो अब भी अपने आप को लीडर मान रहा है जबकि ये पार्टनरशिप है। तभी वॉल्टर की नज़र एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर पड़ती है और उसे आइडिया आता है। वो इसी का इस्तेमाल करेगा। वो एक ही जगह कुक नहीं करेंगे बल्कि अलग अलग जगह जाकर मेथ बनाएंगे, यानी वो एक मोबाइल लैब बनाएंगे। वॉल्ट बताता है कि अगर किसी को मेथ की स्मेल आ भी जाती है तो वो पेस्ट कंट्रोल की वजह से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे और ना ही उस घर में आएंगे। सॉल पेस्ट कंट्रोल टीम को कांटेक्ट करता है और वो वॉल्ट और जेसी को काम करने के लिए अलाउ कर देते हैं। एक दिन जेसी और उसकी गर्लफ्रेंड एंड्रिया वॉल्टर को डिनर पर बुलाते हैं जहां वो ब्रॉक को देखकर गिल्टी फील करता है क्योंकि उसने उस छोटे से बच्चे को जहर दिया था। इसके बाद स्काइलर को मरी के साथ दिखाया जाता है जो वॉल्टर के 51st बर्थडे के बारे में डिस्कस करती है और इस पर स्काइलर सिगरेट जलाती है। जब मरी उससे सिगरेट के बारे में पूछती है तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। वहीं वॉल्टर का पहला मोबाइल मेथ कुक कामयाब हो गया है।
और साथ ही वो जेसी को कहता है कि उसे एंड्रिया के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसे उसके काम के बारे में पता चला तो वो बहुत ही मुश्किल में पड़ सकता है। फिर हमें मरी को दिखाया जाता है जो वॉल्टर से स्काइलर के ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कस करती है। तब वॉल्टर उसे टेड के साथ स्काइलर के अफेयर के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि टेड के एक्सीडेंट की वजह से स्काइलर सदमे में है। वॉल्टर, अब तो हद हो गई। फिर हम माइक के पास चलते हैं जो ड्रग्स की रकम को डीलर्स के लिए डिवाइड कर रहा है, पर वॉल्टर इससे खुश नहीं है। उसे लग रहा है अगर सब बंट ही जाएगा तो उसके पास बचेगा क्या। वो कहता है इससे ज्यादा तो उसे तब मिलता था जब वो गस के लिए काम करता था। तब जैसी उसे समझाता है कि वो माइक को गलत समझ रहा है। वो डीलर्स गस के एम्प्लॉय थे और वो ये भी बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया है। हालांकि इस पर वॉल्टर उससे कहता है कि अपनी टीम में उन्हें कुछ लोगों को कम करने की जरूरत है। मतलब ये कि जैसी जो कह रहा है वो वॉल्टर सुन ही नहीं रहा, सिर्फ अपनी चला रहा है। उसके बाद वॉल्टर अपने बेटे को ऑटो रिपेयर शॉप में लेकर जाता है जहां वो अपनी अच्छी खासी कार को बेच देता है और उसके बदले एक महंगी गाड़ी खरीदता है। इस वक्त हमें वॉल्टर में हाइजनबर्ग वाला घमंड नजर आएगा। इधर लीडिया के पास माइक का फोन आता है जो बताता है कि पुलिस कभी भी उसके ऑफिस में पहुंच सकती है। फिर लीडिया हैंक और सभी ऑफिसर्स को वेयरहाउस में लेकर जाती है जहां बैरल्स में मेथ रखी हुई है। हैंक रॉन को अरेस्ट कर लेता है। रॉन लीडिया का मेथ सप्लायर है, मगर उससे पहले माइक लीडिया को बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉन अपना मुंह नहीं खोलेगा और बहुत ही जल्द वो उसकी जगह किसी और को भेजेगा। अब वॉल्टर को दिखाते हैं। वो अपने ड्रग के पैसे स्काइलर को देता है। इस पर वो कहती है कि हमें अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए, पर वॉल्टर मना करता है और कहता है कि तुम्हें मुझे मेरे 51st बर्थडे की पार्टी देनी चाहिए। अगले दिन स्पेशल एजेंट हैंक को अपने असिस्टेंट की पोस्ट ऑफर करता है और वो उस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हैंक हाइजनबर्ग को ढूंढने का काम नहीं करेगा। उसी शाम जब सभी लोग वॉल्टर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वॉल्टर बताता है कि उसके कैंसर के डायग्नोसिस को हुए पूरे 1 साल बीत चुके हैं। उसके इतना कहते ही स्काइलर धीरे धीरे स्विमिंग पूल में जाने लगती है और अपने आप को डुबा देती है। मरी उसे ऐसा करते देखकर चिल्लाने लगती है और तभी वॉल्टर पूल में कूदकर उसे बाहर निकाल लेता है। स्काइलर की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं वेयरहाउस में लीडिया जेसी को मेथ का बैरल गायब करने को कहती है। वो जैसे ही बैरल नीचे उतारने लगता है, लीडिया देखती है बैरल के नीचे जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। इसके बाद हम वॉल्टर के पास वापस आते हैं। उसे मरी और हैंक से पता चलता है कि स्काइलर चाहती है जब तक वॉल्टर और उसके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक उसके बच्चे मरी और हैंक के साथ रहें। वॉल्टर इस बात के लिए तैयार हो जाता है। असल में स्काइलर को लगता है कि वॉल्टर के काम की वजह से उनको खतरा हो सकता है। हैंक और मरी के वहां से चले जाने के बाद स्काइलर वॉल्टर को धमकी देती है कि अगर उसने बच्चों को घर वापस लाने की कोशिश की तो वो या तो सुसाइड कर लेगी या फिर कुछ ना कुछ बहाना करके बच्चों को उससे दूर रखेगी। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है काश वॉल्टर का कैंसर वापस आ जाए और वो मर जाए। अगले दिन जैसी की वॉल्टर और माइक से मुलाकात होती है। तब जैसी बताता है कि बैरल में पुलिस ने जीपीएस लगाया हुआ था, इसीलिए उसे वो वहीं छोड़ना पड़ा। इस पर माइक कहता है कि वो लीडिया की चाल थी ताकि हम उससे दूर रहें और अपना ड्रग्स का काम कहीं और से करें। फिर वो बोलता है कि अब वो लीडिया को मार देगा। इस पर जैसी कहता है कि ऐसा कुछ मत करना और वॉल्टर भी यही चाहता है। कहता है हमें न्यू सप्लायर ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाद में जैसी वॉल्टर को एक घड़ी गिफ्ट में देता है जिसे लेकर वॉल्टर बहुत खुश होता है और घर जाकर वो घड़ी स्काइलर को दिखाता है। कहता है ये घड़ी उसे उस आदमी ने दी है जो चाहता था कि मैं मर जाऊं। उस इंसान ने मुझे माफ कर दिया है और एक दिन तुम भी ऐसा ही करोगी। मतलब जैसे जैसी ने वॉल्टर को माफ कर दिया वैसे ही स्काइलर भी उसे माफ कर देगी, ऐसा वॉल्टर को लगता है। अगले दिन हैंक को मुबारकबाद देने के लिए वॉल्टर उसके नए ऑफिस में पहुंचता है। उनकी बातचीत के दौरान वॉल्टर अपने मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए कबूल करता है कि स्काइलर और उसकी शादी खतरे में है। उसी बीच जब हैंक उसके लिए कॉफी लेने जाता है तब मौका देखकर वो उसके डेस्क के नीचे माइक्रोफोन छुपा देता है। उफ।
बाद में वॉल्टर, जेसी और माइक बैरल में लगे जीपीएस के बारे में लीडिया को इंटेरोगेट करने पहुंचते हैं। माइक और वॉल्टर को पूरा यकीन है कि वो काम लीडिया का ही था। ये बात पता करने के लिए वो उससे हैंक को फोन करवाते हैं और ट्रैकर से जुड़ी जानकारी लेने को कहते हैं। तब पता चलता है कि ये काम पुलिस का नहीं था और वो लीडिया को मारने का फैसला करते हैं। मौत से बचने के लिए वो बोलती है कि उसके पास मेथलमीन का महासागर है, पर इसके लिए उसे उन्हें छोड़ना होगा। फिर वो बताती है कि उसकी कंपनी का मेथलमीन मालगाड़ी से न्यू मैक्सिको ले जाया जाता है। 3 मील के बाद वो डेड जोन से होकर गुजरती है। वहां कोई सिग्नल काम नहीं करता। तब वो लोग उस मेथ को चुरा सकते हैं। इसके बाद वो कहती है कि वो उस ट्रेन की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है कि कब और किस ट्रेन से उस मेथलमीन को ले जाया जाएगा। फिर वो ये भी कहती है कि रॉबरी के लिए उनके पास सिर्फ 6 घंटे हैं। वॉल्टर और माइक को लगता है कि ट्रेन में रॉबरी करने के लिए उन्हें इंजीनियर और कंडक्टर को मारना होगा ताकि कोई सबूत पीछे ना रहे। पर जैसी अब कोई खून खराबा नहीं चाहता। उसके पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। वो उस जगह पर जाते हैं जहां से उन्हें चोरी करनी है। फिर वो जमीन के अंदर 2 गैलन छुपा देते हैं, जिसमें से एक खाली है और दूसरे में पानी भरा हुआ है। उनके साथ पेस्ट कंट्रोल टीम का एक बंदा भी है जिसका नाम है टॉड। उसी रात स्काइलर वॉल्टर से कहती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी मदद करेगी, पर वो बच्चों से दूर रहे। फिर वो वॉल्टर के कपड़ों में लगी मिट्टी के बारे में पूछती है कि क्या वो किसी को दफना कर आ रहा है। इस पर वो कहता है नहीं, वो एक ट्रेन लूटेगा। अगले दिन लीडिया माइक को शिपमेंट की इंफॉर्मेशन देती है। वो लोग ट्रेन लूटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ट्रेन ट्रैक को एक ट्रक से ब्लॉक कर दिया है। ट्रेन रुक जाती है। फिर इंजीनियर और कंडक्टर उस ट्रक को हटाने के लिए आते हैं ताकि वो उस ट्रेन का ट्रैक क्लियर कर सकें। उसी बीच जेसी ट्रेन पर चढ़कर एक पाइप के थ्रू मेथलमीन को छुपाए हुए गैलन में ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाता है और उसकी जगह टैंक में पानी भर देता है ताकि किसी को शक ना हो। खैर, तभी एक बच्चा उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और टॉड उस पर गोली चला देता है। जेसी देखता ही रह जाता है। वो चाहता था कि कोई खून खराबा ना हो, मगर फिर भी एक बच्चा मारा गया। हम देखते हैं कि उस बच्चे की डेड बॉडी और उसकी मोटर बाइक को एक बैरल में डिसॉल्व किया जा रहा है। अब माइक अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने एक पार्क में पहुंचता है, जहां उसे अंदाजा हो जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। फिर वो वॉल्टर और जेसी से मिलता है। माइक और जेसी डिसाइड करते हैं कि अब वो मैथ का काम छोड़ देंगे और अपने शेयर्स अपने कॉम्पिटिटर डेक्लन को बेच देंगे। डेक्लन $15 मिलियन में उनके सभी शेयर्स खरीदने को तैयार है, यहां तक कि वॉल्टर के शेयर्स भी। पर वो मार्केट से ब्लू मैथ खत्म करने को कहता है। वहीं स्काइलर अपनी बेटी से मिलने मरी के घर पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वॉल्टर ने उसके और टेड के बारे में मरी को बता दिया है। मरी को लग रहा है कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन अफेयर की वजह से हुआ है। अब हमें जेसी को दिखाया जाता है, जो वॉल्टर से मिलने उसके घर आया हुआ है और उसे कहता है कि डिक्लैन उसके भी शेयर्स खरीदना चाहता है, पर वॉल्टर बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है कि जब उसने ग्रे मैटर टेक्नोलॉजीज छोड़ी थी, तब उसके शेयर्स की कीमत सिर्फ $5,000 थी, पर आज उसकी कीमत $2 बिलियन है। तो सोचो, अभी मेथलमीन की कीमत $300 मिलियन है, तो बाद में क्या होगा। वो कहता है कि ये कोई मैथ या पैसा या बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक पूरा एम्पायर है। तभी स्काइलर घर वापस आ जाती है और वो साथ में डिनर करते हैं। अगले दिन वॉल्टर मेथलमीन को छुपाने लगता है, पर तभी वहां माइक पहुंच जाता है और वॉल्टर को एक रस्सी से बांध देता है। उसके बाद वो सॉल के साथ हैंक से मिलने चला जाता है। इसी बीच वॉल्टर अपनी रस्सी खोलकर मैथ को छुपाने में कामयाब हो जाता है। जब माइक वापस आता है तो उसे मैथ कहीं नहीं मिलती। फिर वो वॉल्टर पर गन तान देता है और जेसी फौरन बीच में आ जाता है। वो कहता है वॉल्टर के पास एक प्लान है जिससे उन तीनों को अपना अपना पैसा मिल जाएगा और उसके बाद भी वॉल्टर मेथलमीन अपने पास रख पाएगा। फिर वो तीनों डिक्लैन से मिलने पहुंचते हैं, जहां वॉल्टर उसका ऑफर ठुकरा देता है और बदले में एक नया प्रपोजल देता है। वो कहता है कि अगर डिक्लैन अपने प्रोडक्ट की जगह वॉल्टर का प्रोडक्ट बेचेगा और बदले में 35% उन्हें देगा, तो इसमें सबका फायदा होगा। वो ये भी कहता है कि अब तक उन लोगों ने उसके मैथ की कॉपी बनाकर बेची है, फिर भी वो प्योर ड्रग्स नहीं बना पाए। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो और जेसी उसके लिए मैथ बनाएंगे
और डिक्लैन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बेसिकली डिक्लैन उनके शेयर्स खरीद लेगा और वॉल्टर और जेसी उनके लिए मेथ बनाएंगे। तय होता है कि माइक अपने हिस्से का $5 मिलियन लेकर अलग हो जाएगा। डिक्लैन मार्केट में उसका बनाया हुआ ब्लू मेथ फ्री होकर बेच सकता है। अब डिक्लैन जानना चाहता है कि वो कौन है। वॉल्ट बताता है वो है जिसने गस को मारा। डिक्लैन को रियलाइज होता है कि वही हाइजनबर्ग है। ये लोग डील करके वापस आ जाते हैं और माइक वॉल्टर से कहता है कि डीए के ऑफिस में लगा हुआ माइक्रोफोन हटा दे। उसी माइक्रोफोन से माइक को ये पता चलता है कि डीए के पास उसके घर के लिए सर्च वारंट है। वो इतने पैसे लेकर घर नहीं जा सकता, इसीलिए वो अपनी कार में पैसे, पासपोर्ट और एक गन रखकर एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी लगा देता है। जब हैंक और गोमेज उसके घर जाते हैं तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। वहीं जैसी वॉल्टर से अपने हिस्से के पैसे मांगता है तो वॉल्टर उसे गुस्से में उल्टा सीधा बोलता है। बेसिकली उसे मैनिपुलेट करता है ताकि वो उसके साथ फिर से काम करना शुरू कर दे। फिर जैसी गुस्से में अपने पैसे लिए बिना ही वहां से चला जाता है। तब वॉल्टर को टॉड के साथ मेथ बनाना पड़ता है। उसके बाद वो माइक्रोफोन हटाने डीए के ऑफिस में जाता है तो उसे पता चलता है कि डीए ने डैन को पकड़ लिया है और वो माइक के बारे में सब कुछ बताने को तैयार है। डैन वही आदमी है जो माइक का अकाउंट संभालता है। तभी वॉल्टर माइक को फोन करता है और उसे बताता है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। माइक अपनी पोती को गुड बाय किए बिना ही वहां से भाग जाता है। वो सॉल को फोन करके अपना बैग मांगता है, मगर सॉल मना कर देता है कि कहीं पुलिस उसे ही ना पकड़ ले। जेसी बैग लाने को राजी है मगर माइक उसे मना कर देता है। सो अल्टीमेटली वॉल्टर एयरपोर्ट से बैग लेकर माइक से मिलने जाता है, पर वो उसे बैग देने से इनकार कर देता है। कहता है पहले माइक उसे गस के 9 लोगों का नाम बताए, मगर माइक बताने से मना कर देता है और वॉल्टर माइक को उसी की गन से शूट कर देता है। हालांकि बाद में वॉल्टर को रियलाइज होता है कि वो नाम तो लीडिया से भी पूछ सकता था। वॉल्टर पर वैसे तो अक्सर ही गुस्सा आता है, पर माइक को क्यों मारा? खैर बाद में वॉल्टर और टॉड माइक की डेड बॉडी को भी डिसॉल्व कर देते हैं और जेसी को कहते हैं कि माइक शहर छोड़कर चला गया है। इस पर जेसी पूछता है कि अब वो गस के लोगों को कैसे हैंडल करेगा। वॉल्टर कहता है कि ये काम वो खुद करेगा। सो वॉल्टर लीडिया से उन लोगों का नाम पूछता है और वो उसके सामने एक प्रपोजल रखती है कि वो उसके साथ मिलकर इंटरनेशनली ड्रग बेचे। लीडिया बताती है कि ये डील गस के साथ हुई थी पर किसी ने उसे मार दिया। वॉल्टर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और लीडिया नाम बताकर वहां से चली जाती है। वॉल्टर टेबल से अपनी हैट हटाता है, उसके नीचे राइसन रखी हुई है। मतलब ये कि अगर लीडिया उसे प्रपोजल नहीं देती तो वॉल्टर उससे नाम पूछकर उसे भी मार देता। फिर वॉल्टर राइसन उठाकर अपने घर के स्विच बोर्ड में छुपा देता है। उसी रात वॉल्टर टॉड के अंकल जैक से मिलने जाता है और उन्हें उन 9 लोगों को मारने को कहता है जो माइक के साथी थे, क्योंकि उनकी वजह से पुलिस वॉल्टर तक पहुंच सकती है। वो माइक के लॉयर डैन को भी मारने की बात करता है। सुबह होते ही ये सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैक का नेटवर्क बहुत बड़ा और बहुत ही फास्ट है। जब हैंक को इन मौतों के बारे में पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। वॉल्टर का बिजनेस बहुत जोर शोर पर है। वहीं मरी स्काइलर को वॉल्टर के साथ उसका रिलेशनशिप सुधारने के लिए एनकरेज करती है, पर स्काइलर वॉल्टर को एक जगह ले जाती है जहां उसने वॉल्टर के दिए हुए सभी पैसे जमा करके रखे हुए हैं। वॉल्टर पैसों को देखता ही रह जाता है। तब स्काइलर उसे समझाती है कि उसे अपने बच्चे वापस चाहिए। उनके पास काफी पैसा जमा हो चुका है। वॉल्टर कहता है कि वो ये मैथ बिजनेस छोड़ देगा और जेसी को उसके हिस्से के पैसे देने चला जाता है। धीरे धीरे इस फैमिली की लाइफ ट्रैक पर आ रही है। अब बच्चे स्काइलर और वॉल्टर के पास वापस आ गए हैं। एक दिन ये लोग पूरे परिवार के साथ लंच कर रहे होते हैं। इसी बीच हैंक बाथरूम जाता है। वो टाइम पास करने के लिए कोई बुक या मैगजीन ढूंढता है तो उसे वही बुक मिलती है जो गेल ने वॉल्टर को दी थी। अब हैंक को पता चल चुका है कि वॉल्टर ही हाइजनबर्ग है। हमें फिर से फ्लैश फॉरवर्ड सीन दिखाया जाता है जहां वॉल्टर 52 इयर्स का हो चुका है। उसका घर सील है और वो चुपके से अपने घर में घुसता है। उसके लिविंग रूम में स्प्रे पेंट से हाइजनबर्ग लिखा हुआ है। असल में वो यहाँ पर राइसन लेने आया हुआ है जो उसने स्विच बोर्ड में छुपाई हुई थी।
बाहर निकलते टाइम उसकी नेबर उसे देख लेती है। आपको रियलाइज होगा कि वॉल्टर और उसकी फैमिली की काफी बदनामी हो चुकी है और लोग इनसे घबराने लगे हैं। अब हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहां हैंक वॉशरूम से बाहर आ चुका है और उस किताब को अपने बैग में रख लेता है। फिर वो घर जाने लगता है, मगर उस पर इस सच्चाई का इतना गहरा असर पड़ता है कि रास्ते में ही हैंक को पैनिक अटैक आ जाता है। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोस को सपोर्ट मिलेगा। अगले दिन वॉल्टर स्काइलर के साथ कार वॉश जाता है ताकि वो दोनों मिलकर जल्द से जल्द ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग कर सकें और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। वहां लीडिया पहुंच जाती है और वो उसे वापस मेथ बिजनेस में आने के लिए मनाती है, पर वॉल्टर दोबारा उस काम में नहीं जाना चाहता। तभी स्काइलर लीडिया को धमकाती है और कहती है कि यहाँ वापस कभी मत आना। मगर वापस आ गया है कैंसर। हाँ, आपने सही सुना, वॉल्टर का कैंसर। और फिर से उसकी कीमोथेरेपी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जेसी अभी तक उस बच्चे की वजह से गिल्ट में है जिसे उन लोगों ने मारकर डिसॉल्व किया था। उसे इस बात पर भी शक है कि माइक अब नहीं रहा। वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर सॉल से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो उसके सारे पैसे माइक की ग्रैंड डॉटर और उस बच्चे की फैमिली को दे आए, मगर सॉल ऐसा करने से मना कर देता है। जब ये बात वॉल्टर को पता चलती है तब वो जेसी से झूठ बोलता है। कहता है कि माइक जिंदा है और उसे अपनी पोती का ख्याल रखने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जेसी अभी भी बहुत परेशान है क्योंकि उसे वो पैसे उस मरे हुए बच्चे के पिता को देने हैं। वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर अपनी कार में निकल पड़ता है और रास्ते भर अपने नोटों की गड्डियां लुटाता रहता है। खैर फाइनली उस आदमी को पैसे मिल जाते हैं। अब वॉल्टर को दिखाया जाता है जिसे अपने बाथरूम में वो बुक नहीं मिल रही जो गेल ने उसे दी थी, और उसे अपनी कार में जीपीएस भी मिलता है। वो इस बारे में हैंक से पूछने जाता है, पर हैंक वॉल्टर को एक पंच मारता है और उस पर हाइजनबर्ग होने का इल्जाम लगाता है। वॉल्टर कहता है कि वो ये साबित नहीं कर सकता कि वो हाइजनबर्ग है, और साथ ही कहता है कि जब तक वो जेल जाएगा उससे पहले ही कैंसर से मर जाएगा। हैंक अपना भरोसा टूटने से दुखी है। वो कहता है कि वो वॉल्टर को नहीं जानता। इस पर वॉल्टर उसे धमकाता है। वो कहता है कि उसे हल्के में ना ले। इसके फौरन बाद वो कार वॉश जाता है, मगर स्काइलर वहां नहीं होती। असल में वॉल्टर के जाने के बाद हैंक स्काइलर को फोन करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। जब वो वहां पहुंचती है तो हैंक अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और उससे कहता है कि वो वॉल्टर के मेथ बिजनेस के बारे में उसे बता दे। स्काइलर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और साथ ही ये भी कहती है कि क्या वो उसे अरेस्ट कर रहा है, और फिर घबरा कर वहां से चली जाती है। वहीं क्यूबी और ह्यूल सॉल के कहने पर वॉल्टर के पैसों को एक वैन में भरकर लाते हैं ताकि हैंक को स्काइलर के जरिए वॉल्टर के खिलाफ कोई सबूत ना मिल पाए। सॉल वॉल्टर से पूछता है कि क्या हैंक को मार दिया जाए, पर वॉल्टर के मुताबिक हैंक उसकी फैमिली का हिस्सा है। फिर वो अपने पैसों को कहीं दूर खाली जगह पर ले जाकर गाड़ देता है। वहीं मरी को वॉल्टर के कारनामों के बारे में पता चलता है और वो स्काइलर से मिलती है। उसे अंदाजा होता है कि स्काइलर को पहले से ही सब कुछ पता था, यहाँ तक कि हैंक पर गोली भी वॉल्टर की वजह से ही चलाई गई थी। वो स्काइलर को जोरदार थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो हैंक से कहती है वॉल्टर पुलिस से नहीं बचना चाहिए। वही वॉल्टर पैसे गाड़ कर घर वापस आ चुका है। वो फ्रिज पर एक लॉटरी टिकट लगाता है। उसमें छुपाए हुए पैसों की लोकेशन लिखी हुई है। बेसिकली वो ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा है ताकि उसके मरने के बाद उन्हें पैसे मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर एक दिन वॉल्टर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो स्काइलर उससे पूछती है कि क्या उसका कैंसर वापस आ चुका है। इस पर वॉल्टर ताना मारता है, अब तो वो खुश होगी। इस पर स्काइलर का कहना है कि उसे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार वो कब खुश हुई थी। अब हम लीडिया के पास चलते हैं जो मेथ की क्वालिटी के गिरने से बहुत परेशान है। वो डिक्लैन से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो उसकी लैब में टॉड के साथ मिलकर मेथ बनाए, पर डिक्लैन मना कर देता है। तभी वहां पर टॉड और उसके अंकल जैक पहुंचते हैं और सबको मार देते हैं। ओ, तो ये सारा प्लान लीडिया का था। फिर टॉड लीडिया को वहां से लेकर चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ हैंक को लगता है कि जब वो सबको ये बताएगा कि उसका ब्रदर इन लॉ ही हाइजेनबर्ग है, तब उसका करियर खत्म हो जाएगा। मरी कहती है कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो खतरे में पड़ सकता है। उन्हें वॉल्टर को पकड़ने के लिए प्रॉपर सबूतों की जरूरत है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है, जहां गोमेज उसे बताता है कि जेसी से पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो रास्ते पर पैसे उड़ा रहा था। सो हैंक उससे मिलने इंटेरोगेशन रूम में जाता है और उसे वॉल्टर के बारे में बात करता है। फिर वो जेसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर जेसी कुछ भी कहने से इनकार कर देता है और सॉल जेसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब वॉल्टर जूनियर के पास मरी का फोन आता है, जो बहाने से उसे अपने घर बुलाती है, पर वॉल्टर अपने कैंसर के बारे में बताकर उसे मरी के घर जाने से रोक लेता है। अब वॉल्टर और स्काइलर हैंक और मरी से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उन्हें बच्चों को इन सब से दूर रखने को कहते हैं, पर हैंक ऐसा करने से मना कर देता है। बल्कि मरी तो ये भी कह देती है कि वॉल्टर को खुद को मार लेना चाहिए ताकि उससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएं। खैर, वॉल्टर हैंक को एक सीडी देकर वहां से चला जाता है और जब हैंक वो सीडी देखता है तो दंग रह जाता है। उसमें वॉल्टर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो एक झूठी कहानी बनाता है। वीडियो में वो कह रहा है कि जब तक लोगों को ये टेप मिलेगा तब तक हैंक उसे मार चुका होगा। हैंक ने मेथ बिजनेस का पूरा एम्पायर बनाया और उसने पुलिस करियर में जितने भी कनेक्शंस बनाए हैं उनके जरिए वो इस एम्पायर को चला रहा है। हैंक मेथ बनाने में वॉल्टर का इस्तेमाल कर रहा है। उसे पता है कि वॉल्टर को कैंसर है और वो इलाज का खर्च नहीं उठा सकता। हैंक ने उसके सामने मेथ बनाने का ऑफर रखा और वो तैयार हो गया। हैंक गस का बिजनेस पार्टनर था। वो कहता है कि जब उसने ये काम छोड़ना चाहा तो गस ने उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी। उसे मजबूरी में मेथ बनाने का काम करना पड़ा। एक दिन गस और हैंक के बीच झगड़ा हो गया और हैंक हॉस्पिटलाइज हो गया। तब वॉल्टर ने ड्रग मनी से ही हॉस्पिटल बिल पे किए। फिर हैंक ने ठीक होने के बाद बदला लेने के लिए हेक्टर सैलामांका के साथ मिलकर गस को मार डाला। वॉल्टर एक्टिंग करते हुए कहता है कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि हैंक का प्रमोशन हो चुका है। उसने वॉल्टर के बच्चों को 3 महीने तक घर में बंद करके रखा। उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं पता, वो बहुत मुश्किल में है। ओ माय गॉड, वॉल्टर के इस ढोंगी रूप ने हैंक के होश उड़ा दिए हैं। अब वॉल्टर जेसी से मिलता है और उससे कहता है कि वो शहर छोड़कर कहीं और चला जाए, बेसिकली एक नई आइडेंटिटी के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। इस पर जेसी गुस्से में कहता है कि वॉल्टर नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे। उसे जेसी की फिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी फिक्र है कि कहीं हैंक को वो वॉल्टर के बारे में बता ना दे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है, बट अल्टीमेटली शहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो बैठकर वैन का वेट कर रहा होता है तब उसकी नज़र अपनी सिगरेट के पैकेट पर पड़ती है। उसे रियलाइज होता है कि ह्यूल ने उसकी राइसिन चुराई थी। वो फौरन सॉल के पास जाता है और उस पर गन तान देता है। उससे पूछता है कि ब्रॉक को पॉइजन देने में उसका क्या रोल है। सॉल कहता है कि उसे नहीं पता था कि वॉल्टर की इंटेंशंस क्या थीं। इतना सुनकर जेसी बेकाबू हो जाता है। वो पेट्रोल लेकर वॉल्टर के घर जाता है और उसके पूरे घर में छिड़क देता है। वहीं सॉल वॉल्टर को फोन करता है और सब बताता है। वॉल्टर फौरन अपने घर जाता है, पर वहां जेसी नहीं होता। बाद में वॉल्टर क्लीनिंग क्रू को बुलाकर सफाई करवाता है और स्काइलर और अपने बेटे से कहता है कि गैस का पाइप लीक कर गया था, इसलिए जब तक उनके घर का कारपेट और फ्लोरिंग चेंज नहीं हो जाती तब तक वो होटल में ही रहेंगे। साथ ही वो जेसी को भी ढूंढ रहा है, पर उसका कुछ अता पता नहीं है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें जेसी वॉल्टर के घर में आग लगाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां हैंक पहुंचकर उसे रोक लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। हैंक को लगता है कि जेसी उसके घर में ज्यादा सेफ है। बेसिकली हैंक भी जेसी का यूज कर रहा है। वो जेसी के जरिए वॉल्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहता है। इसके बाद हैंक गोमेज को घर बुलाता है और वॉल्टर की सीडी दिखाता है, साथ ही जेसी से भी मिलवाता है। ये कहते हैं कि उसके पास वॉल्टर के खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है जो उसका जुर्म साबित कर सके। वॉल्टर जेसी के लिए एक वॉइसमेल छोड़ता है जिसमें वो उसे एक पब्लिक प्लाजा में मिलने के लिए बुलाता है। जेसी वॉल्टर से मिलना नहीं चाहता। उसे लगता है कि वॉल्टर उसे मार देगा, पर हैंक वॉल्टर से मिलने के लिए उसे कन्विंस कर लेता है। जेसी माइक्रोफोन वगैरह लगाकर वॉल्टर से मिलने तो जाता है, पर उसे मिलता नहीं।
वो उसे एक टेलीफोन बूथ से कॉल करता है और धमकी देता है। कहता है अगली बार वो उसे वहां पकड़ेगा जहां वो रहता है। असल में जेसी के पास वॉल्टर को पकड़ने का और बेहतर आइडिया है। वो हैंक से कहता है कि उनके पास वॉल्टर के खिलाफ एक एविडेंस है। वो है उसके पैसे जो उसने डिस्ट्रॉय नहीं किए होंगे, और उस बारे में सॉल और ह्यूल को पता होगा। वहीं लीडिया टॉड को मेथ बनाते हुए देख रही है। टॉड ने मेथ की क्वालिटी काफी इंप्रूव कर ली है, पर अभी भी उसमें ब्लू कलर नहीं आ रहा जैसा कि लीडिया के बायर्स चाहते थे। वो उसे और इम्प्रूवमेंट करने को बोलती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें यूल को दिखाया जाता है जिससे मिलने हैंक और गोमेज पहुंचे हुए हैं। वो यूल को बोलते हैं कि वॉल्टर से उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो लोग उसे प्रोटेक्शन देंगे। इसके बाद वो उसे जेसी की डेड बॉडी की फोटो दिखाते हैं जो कि एक नकली फोटो है। ह्यूल डर से पैसों के बारे में सब बता देता है, यही कि वॉल्टर वैन और शवल लेकर उसे कहीं गाड़ने गया था। अब हैंक उसे फोन देता है और बोलता है कि वो किसी का भी फोन रिसीव ना करे और ना ही घर से बाहर जाए। वॉल्टर टॉड के अंकल जैक से मिलने जाता है और उसे जेसी को मारने को कहता है, पर जैक बोलता है कि वो ये काम तभी करेगा जब वो टॉड को ब्लू मेथ बनाना सिखाएगा। वॉल्टर तैयार हो जाता है। उसके बाद वो एंड्रिया से मिलने जाता है और उसे बताता है कि जेसी उसका फोन नहीं उठा रहा। वो एंड्रिया से जेसी को वॉइसमेल करवाता है। बेसिकली वो जेसी को डराना चाहता है कि वॉल्टर एंड्रिया और उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है ताकि वो मिलने आ जाए और जैक उसे मार सके। वो वॉइसमेल हैंक को मिलता है, पर हैंक इस बारे में जेसी को नहीं बताता और वैन के बारे में छानबीन करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। अब सॉल को दिखाया जाता है जो कार वॉश पहुंचा हुआ है। उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है। वो वॉल्टर को ह्यूल के मिसिंग होने की खबर देता है। तभी जेसी वॉल्टर को पैसों से भरे बैरल की एक फोटो भेजता है। साथ ही उसे फोन पर बताता है कि उसे पता है कि पैसे कहाँ हैं और वो उसे जला देगा। क्योंकि उनकी वैन में जीपीएस लगा हुआ था, वॉल्टर घबराकर लोकेशन पर पहुंचता है और वो देखता है कि कोई कार उसका पीछा कर रही थी। वो फौरन जैक को फोन करके लोकेशन पर बुलाता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि उस कार में जेसी के साथ हैंक और गोमेज भी हैं, तो वो जैक को आने से मना कर देता है। हैंक वॉल्टर को गिरफ्तार कर लेता है। वॉल्टर के मना करने के बाद भी जैक अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुका है। वॉल्टर हैंक को वार्न करने की कोशिश करता है, पर दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। असल में वो इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, मगर संभाल नहीं पाता। वो जैक को कहता है कि हैंक उसका ब्रदर इन लॉ है, उसे छोड़ दे। वो उसके बदले उससे $80 मिलियन देगा, पर जैक हैंक को गोली मार देता है और वॉल्टर कुछ नहीं कर पाता। फिर जैक उसके गाढ़े हुए बैरल्स खोद कर निकालता है और उस जगह हैंक और गोमेज की बॉडी को दफना देता है। वो वॉल्टर के 7 बैरल्स में से 6 अपने साथ लेकर चला जाता है और एक उसके लिए छोड़ देता है। वहीं उससे पहले जेसी, जो कार के नीचे छुपा हुआ था, उसे जैक के लोग निकालते हैं और जैसे ही मारने वाले होते हैं, तब टॉड बोलता है कि उसे मत मारो, वो पुलिस के साथ था, हो सकता है उसने उनके बारे में उन्हें कुछ बताया हो। पहले हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसके बाद वो खुद ही इसे मार देगा। जैक तैयार हो जाता है। इसी बीच वॉल्टर ने जेसी को बता दिया है कि उसने जेन को मरते हुए देखा था। आपको याद होगा कि पिछले सीजन में वॉल्टर के सामने जेन ने दम तोड़ा था और वॉल्टर उसे देख रहा था। उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। जैक जेसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो जेसी को बहुत मारते हैं, उसे चेन्स में बांध कर रखते हैं और एंड्रिया और ब्रॉक की फोटो दिखाते हैं ताकि वो मेथ बनाए। वॉल्टर भी अपने घर जाने लगता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वो किसी तरह से एक ट्रक खरीदता है और अपना बैरल लेकर घर पहुंचता है। वहीं मरी स्काइलर को सिंपैथी देने के लिए कार वॉश पहुंचती है और बताती है कि हैंक ने वॉल्टर को अरेस्ट कर लिया है। असल में जब हैंक ने उसे अरेस्ट किया था, तब उसके फौरन बाद उसने मरी को फोन करके ये बात बताई थी। मरी कहती है कि वो उसकी बहन है और हैंक उसकी मदद करेगा, पर पहले वो वॉल्टर के झूठे कन्फेशन की सभी कॉपीज उसे दे। वो ये भी कहती है कि वॉल्टर जूनियर को सब कुछ बता दे। स्काइलर वॉल्टर जूनियर को सब सच बताती है, पर वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके पिता एक क्रिमिनल हैं। वो कहता है कि अगर स्काइलर को ये सब कुछ पता था तो वो भी उतनी ही गुनहगार है जितने की वॉल्टर। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है।
फिर हमें वॉल्टर को दिखाया जाता है जो अपना सामान पैक कर रहा है। तभी स्काइलर और वॉल्टर जूनियर पहुंचते हैं और वो उन्हें भी पैकिंग करने को कहता है। स्काइलर उससे हैंक के बारे में पूछती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि बाद में बताएगा। स्काइलर को शक हो जाता है कि हैंक मर चुका है। वो वॉल्टर के साथ नहीं जाना चाहती, बल्कि इस बीच उन दोनों के बीच हाथापाई भी होती है और वॉल्ट जूनियर पुलिस को फोन करता है। वो कहता है कि उसके डैड से उन्हें खतरा है। वो साथ ही ये भी कहता है कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है। वॉल्टर अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है और स्काइलर चिल्लाती रह जाती है। फिर वहां पुलिस पहुंचती है, उनके साथ मरी भी है। तभी वॉल्टर का फोन आता है। पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए स्काइलर का फोन टैप करती है। वॉल्टर स्काइलर से कहता है कि उसने कभी भी उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसका सपोर्ट नहीं किया। स्काइलर उसकी इस बातचीत से कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो रियलाइज करती है कि वॉल्टर को पता है कि उसका फोन टैप हो रहा है और वो उसे अपने क्राइम से अलग रखना चाहता है। फिर स्काइलर उससे हैंक के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो हैंक से कभी नहीं मिल पाएगी। वहीं मरी भी सब सुन रही है। वो समझ जाती है कि हैंक मर चुका है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। इधर वॉल्टर भी रो रहा है पर किसी को नजर नहीं आ रहा। स्काइलर कहती है कि उसकी बेटी उसे वापस कर दे और वो भी घर वापस आ जाए, पर वॉल्टर फोन काट देता है। वो अपनी बेटी को एक फायर स्टेशन में छोड़कर वहां से चला जाता है, पर जाने से पहले वो अपने घर का एड्रेस एक टिश्यू पर लिख देता है ताकि उसकी बेटी स्काइलर के पास पहुंच जाए। फिर हमें सॉल को दिखाया जाता है। वो भी शहर छोड़ने की तैयारी में है। वो एक नकली आईडी बना रहा है। वहीं वो वॉल्टर से भी मिलता है। वॉल्टर सॉल को जैक और उसके साथियों से मिलने को कहता है ताकि वो उन्हें मार सके, क्योंकि उन्होंने हैंक को मारा और उसके सारे पैसे भी लेकर चले गए। पर सॉल ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें मरी के पास लेकर जाया जाता है जो सदमे में है और कुछ ऑफिसर्स उसे घर छोड़ने जा रहे हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं देखते हैं कि उसके घर का सामान बिखरा हुआ है। बेसिकली जैक जेसी की रिकॉर्डिंग लेने आया था। जब जैक उसकी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है तब उसे पता चलता है कि टॉड ने एक बच्चे को मारा था और जेसी ने ये बात डीए को बता दी। वो गुस्से में उसे जान से मारने जाता है पर टॉड उसे रोक लेता है और कहता है कि हम इससे हाई क्वालिटी की मेथ बनवाएंगे ताकि वो लीडिया को इम्प्रेस कर सके। वहीं स्काइलर से पूछताछ की जा रही है पर उसे नहीं पता कि वॉल्टर कहाँ है। उसके घर पर नजर भी रखी जा रही है। तभी पता नहीं कहीं से टॉड आ जाता है और स्काइलर को धमकी देता है कि वो लीडिया के बारे में पुलिस को कुछ ना बताए, वरना वो उसके बच्चों को मार डालेगा। अगली सुबह टॉड लीडिया से मिलने जाता है। लीडिया बोलती है कि उसे स्काइलर को मार देना चाहिए था। अब स्काइलर उसके बारे में पुलिस को बता देगी, इसीलिए अब लीडिया टॉड के साथ अपना मेथ ऑपरेशन खत्म करने की बात करती है। पर टॉड गारंटी देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो मेथ की क्वालिटी के बारे में भी बताता है। लीडिया हैरान है कि मेथ की क्वालिटी 92% पर कैसे आ गई। तब टॉड कहता है कि उनके पास पिंकमैन है और वो कहीं भाग भी नहीं सकता। फिर वो बोलता है कि टॉड और लीडिया एक अच्छी टीम बना सकते हैं। वहीं जैसी किसी तरह से अपनी चेन्स खोलकर भागने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है। उसे भागने की सजा देने के लिए वो उसी की आंखों के सामने एंड्रिया को मार डालते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो वो ब्रॉक को भी मार डालेंगे। अब वॉल्टर को दिखाते हैं जो अपने नए घर में पहुंच चुका है और उससे कहा जाता है कि वो अपने घर के आसपास ही रहे, वरना वो पकड़ा जा सकता है। कुछ महीनों बाद एड वॉल्टर के लिए खाना और दवाइयां लेकर आता है। वो बताता है कि स्काइलर पार्ट टाइम जॉब कर रही है और एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही है। उसने अपना घर छोड़ दिया है। पूरे देश में वॉल्टर की तलाश जारी है और उसका घर खंडर बन चुका है। बच्चे वहां खेलने आते थे, जिस वजह से पुलिस ने पूरे घर में फेंस लगा दिया है। बेचारा वॉल्टर। अब वो एड को $10,000 देता है और कहता है कि वो उसके पास कुछ देर रुक जाए। बेसिकली वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। कुछ दिन बाद वॉल्टर $1,00,000 एक बॉक्स में लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। वो एक बार में जाता है और वहां पर एक लेडी से वॉल्ट जूनियर को फोन करवाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि वो एक पैकेट उसके फ्रेंड के यहाँ भेज रहा है जिसमें उसकी मॉम और सिस्टर के लिए कुछ पैसे हैं।
इस पर वॉल्ट जूनियर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने हैंक को मार डाला। उसे वॉल्ट के पैसे नहीं चाहिए और वो कहीं जाकर मर जाए। इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद वॉल्टर डीए के ऑफिस फोन करता है और उन्हें अपना नाम बताता है, मगर इसके अलावा वो और कुछ नहीं कहता। पर वो फोन कट नहीं करता ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। फिर वो एक ड्रिंक लेता है और टीवी पर ग्रेचन और एलियट का इंटरव्यू देखता है। वो ड्रग रिहैब में $28 मिलियन डोनेट कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वॉल्टर ग्रे मैटर टेक्नोलॉजीज का को-फाउंडर था, तो वो इस बात को नकार देते हैं। ये सुनकर वॉल्टर को गुस्सा आ जाता है और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वो वहां से भाग जाता है। वॉल्टर एक कार चुराता है और ग्रेचन और एलियट के घर पहुंचता है। वो उन लोगों से अपनी कार से पैसे निकलवा कर उनके घर में रखवाता है और कहता है कि वो लोग ये पैसे वॉल्टर के बच्चों को देंगे, क्योंकि वॉल्टर की फैमिली उससे कनेक्शन नहीं रखना चाहती और वो डायरेक्टली उनकी मदद नहीं कर सकता। वो अगर वॉल्टर से पैसे ले भी लें तो गवर्नमेंट उनसे पैसे जब्त कर लेगी, मगर 2 रईस लोग अगर उन्हें चैरिटी देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। एलियट तैयार हो जाता है, फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। वॉल्टर कहता है कि वो उन पर भरोसा कर रहा है। इस पर एलियट कहता है बिल्कुल। इसके बाद ग्रेचन और एलियट पर एक लाइट पड़ती है। लगता है कोई उन्हें शूट कर देगा। वॉल्टर उन दोनों को धमकाता है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया या उसके पैसे उसके बच्चों तक नहीं पहुंचाए तो बाहर खड़े लोग उन्हें मार डालेंगे। फिर वॉल्टर वहां से चला जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो 2 लोग जो बाहर खड़े थे वो बैजर और स्किनी पीट थे, जो लेजर लाइट से उन पर निशाना लगा रहे थे। बेसिकली वॉल्टर उन्हें बस डराना चाहता था ताकि वो उसका काम कर दें। फिर वॉल्टर को बैजर और स्किनी पीट से पता चलता है कि अभी भी मार्केट में ब्लू मेथ बिक रही है। उन्हें लग रहा था कि वो वॉल्टर ही बना रहा है। तब वॉल्टर को आइडिया होता है कि जेसी जिंदा है और वो लोग उससे मेथ कुक करवा रहे हैं। अब हमें सीजन 5 की स्टार्टिंग दिखाई जाती है, जहां वॉल्टर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वो कार ड्राइव करके उस कॉफी शॉप में जाता है जहां टॉड और लीडिया की मीटिंग थी। वो उनके साथ जाकर बैठ जाता है और कहता है कि वो उन्हें बिना मेथलेमीन के मेथ बनाने का एक नया मेथड बताएगा, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। टॉड इसके लिए रेडी नहीं है, पर लीडिया मान जाती है। फिर वॉल्टर वहां से चला जाता है। टॉड लीडिया से कहता है कि वो क्यों मान गई। इस पर उसका जवाब है, जैक वॉल्टर को मार देगा। वहीं मरी स्काइलर को फोन करती है और बताती है कि वॉल्टर इसी शहर में है और उसके पुराने घर की नेबर ने उसे देखा भी था। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि वॉल्टर स्काइलर के सामने ही खड़ा हुआ है। वो वॉल्टर से पूछती है कि क्या उसने किसी को मारा। वॉल्टर कहता है नहीं। फिर स्काइलर उसे टॉड की धमकी के बारे में बताती है। वॉल्टर कहता है कि आज के बाद वो स्काइलर को परेशान नहीं करेंगे। फिर वो स्काइलर को उस जगह के कोऑर्डिनेट्स देता है जहां हैंक को दफनाया गया था। वो ये भी कहता है कि उसके जाने के बाद वो पुलिस को फोन करेगी और ये कोऑर्डिनेट्स देगी ताकि बाद में पुलिस उसे परेशान ना करे। वो आखिरी बार अपने दोनों बच्चों को देखता है और वहां से चला जाता है। रात में वॉल्टर जैक के अड्डे पर जाता है, पर जैक उसके फॉर्मूला को रिफ्यूज कर देता है और उसे मारने का ऑर्डर देता है। तभी वॉल्टर जैक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहता है कि उसने झूठ बोला था। उसने वॉल्टर से प्रॉमिस किया था कि वो जेसी को मार देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसे अपना पार्टनर बना लिया। इस पर जैक टॉड को बोलता है कि वो जाकर जेसी को लेकर आए, क्योंकि उसने उसे कोई पार्टनर नहीं बनाया है, बल्कि वो तो एक बंदी है। जेसी आ जाता है। तभी वॉल्टर मौका देखकर अपनी कार का रिमोट उठाता है और उसे प्रेस करता है। वो जेसी पर झपट कर उसके साथ नीचे गिर जाता है। उसके कार की डिग्गी खुल जाती है और एक मशीन गन चलने लगती है। यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस वॉल्टर, जेसी और टॉड बच जाते हैं। तब जेसी उठता है और टॉड को गला घोंटकर मार डालता है। इसके बाद वॉल्टर जेसी को एक गन देता है और कहता है कि वो उसे मार दे, पर जेसी ऐसा नहीं करता। वो देखता है कि वॉल्टर को पहले से ही गोली लगी हुई है। जेसी वॉल्टर से बोलता है कि वो खुद ही अपने आप को मार ले। तभी टॉड के नंबर पर लीडिया का फोन आता है। वॉल्टर उसे कहता है कि सब मर चुके हैं, बहुत ही जल्द वो भी मर जाएगी, क्योंकि उसने कॉफी शॉप में उसकी शुगर में राइसिन मिला दी थी। अब जेसी को दिखाया जाता है, जो आजाद होने पर बहुत खुश है और वो वॉल्टर से विदा लेकर वहां से चला जाता है।
वहीं जख्मी वॉल्टर टॉड की लैब में जाता है और गिर पड़ता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पर तब तक वॉल्टर मर चुका है और खत्म हो जाता है ब्रेकिंग बैड। बेसिकली हमने देखा कि वॉल्टर दिखता सीधा साधा था, पर अंदर से वो बहुत शातिर था, और जो हमने जेसी के बारे में सोचा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था। जेसी दिल से एक अच्छा इंसान था। खैर, ये शो वैसे तो ड्रग्स बनाने का प्रोसेस दिखाता है, पर सिखाता है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।